Okay, Assalamu alaikum, everybody. Uh, Thank you very much for joining and for this second session of Python data analysis bootcamp. Uh, Last session में हमने Python और नोटबुक जुपिटर नोटबुक की इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी और उसके अलावा हमने फर्दर numpy का इंट्रोडक्शन लिया था कि numpy अरेज क्या होती हैं, पाइथन की जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पाइथन लिस्ट्स हैं, पाइथन अरेज हैं, पाइथन डिक्शनरीज हैं, उनमें और numpy अरे में क्या डिफरेंस होता है, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी थी। होपफुली आपने वो एक्सरसाइज की होंगी और if there is any question you can directly ask me through my email address or through IPEP portal. चैट बॉक्स में जूम के चैट बॉक्स में जो लास्ट सेशंस थे और आईपेप का जो चैनल है उसका लिंक शेयर किया हुआ है, वो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो भी आपको हमारे जो सेशंस हों, टेक्निकल सेशंस, उनकी वीडियोस और अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, क्योंकि हम रेगुलरली ऑन आईपेप प्लेटफॉर्म हम लोग रेगुलरली इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी उसकी अपडेट्स आती रहेंगी। जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो लास्ट सेशन की जो वीडियोस हैं, वो भी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, वो भी आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। So today's session is about a little bit further in Python data analytics. आज हम pandas की लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे और पाइथन में जो pandas की लाइब्रेरी है, ये बेसिकली इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड बीइंग यूज्ड इन डेटा एनालिटिक्स। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी है, बेताशा इसमें फंक्शंस हैं और जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल्स। आप जितनी बड़ी आपकी डेटा की फाइल है, ये उसको हैंडल कर सकती है। इसको pandas क्यों कहते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, बस गेसेस ही हैं कि इसका मतलब होगा पैनल डेटा या पाइथन डेटा एनालिसिस। ये 2008 में ये क्रिएट हुई थी। अगर आपको pandas का जो कंप्लीट रेफरेंस चाहिए तो ये इस लिंक में मौजूद है। ये जो नोटबुक है, ये भी मैंने गूगल जो ड्राइव है, जिस लास्ट टाइम भी आपको दूसरी जो नोटबुक्स और एक्सरसाइज शेयर की थी, उसी फोल्डर के अंदर, गूगल ड्राइव के फोल्डर के अंदर ये नोटबुक भी अपलोड कर दी है मैंने। इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाके इस नोटबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन जो pandas लाइब्रेरी है, उसकी जो डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, सारे फंक्शंस की डिटेल आपको इस लिंक से मिल जाएगी और ये लिंक इस नोटबुक में अवेलेबल है। इसमें आप देखें कि बेताशा फंक्शंस हैं और हर फंक्शन की पूरा सिंटैक्स, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाइथन में एक चीज़ देखिए कि जब पाइथन के सिंटैक्स में इस तरह लिखा जाता है ना कि जैसे x इज इक्वल्स टू 0, इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, न्यूमेरिक ओनली इक्वल्स टू फॉल्स, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ड्रॉप n इक्वल्स टू ट्रू, इट मींस कि ये जो वैल्यूज हैं, x इज 0 है, न्यूमेरिक ओनली फॉल्स है, ड्रॉप n ट्रू है, ये बेसिकली ये वैल्यूज ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। और जब आप इसके अंदर इसका कोई फंक्शन, इस पर्टिकुलर ये फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, तो अगर आपने ये पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किए, ये 3 पैरामीटर्स, इस फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है मोड का और ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है। अगर आपने इन 3 पैरामीटर्स की वैल्यूज स्पेसिफाई नहीं की, तो वो इन डिफॉल्ट वैल्यूज को कंसीडर कर लेगा।
मतलब ये इसका एक आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का ये इस तरह से ये आपको फायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पैरामीटर कंपल्सरी है और कौन सा पैरामीटर ऑप्शनल है। और अगर वो पैरामीटर ऑप्शनल है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। एक्सेस डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 होगा, न्यूमेरिक ओनली बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ड्रॉप एन ए बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ये सारी चीजें हैं क्या, इनको हम आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको उस डॉक्यूमेंट को जो पांडास लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड करने का आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में आप देखें कि बेतहाशा फंक्शंस हैं और उन हर फंक्शन की एक डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की गई है। ओके, तो ये जो डिफॉल्ट है ये अगर आप इस पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इसको ले लेगा। चलें अब वापस आते हैं अपने नोटपैड के ऊपर, नोटबुक के ऊपर। हम पांडास को यूज क्यों करते हैं? बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए। जो सबसे पहला आपकी डेस्टिनेशन है, जब आप डेटा एनालिसिस को पाइथन के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली डेस्टिनेशन आपकी, ये पहला टूल आपके पास numpy होता है जिसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो लाइब्रेरी और टूल है वो पांडास है। पांडास को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं? ये डिफॉल्ट में पाइथन की जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है उसमें ये अवेलेबल नहीं होता, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने numpy को देखा था कि numpy आप अपनी कमांड लाइन पे जाके पिप इंस्टॉल पांडास या पिप इंस्टॉल numpy के थ्रू कोई भी पाइथन की लाइब्रेरी, आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिनक्स यूज नहीं करते या मैकबुक यूज नहीं करते तो एनाकोंडा जो टूल आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसके थ्रू भी आप इन पैकेजेस को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पाइथन को, पांडास को इंपोर्ट करना है आपने। इंपोर्ट का या उस लाइब्रेरी को अपनी नोटबुक के अंदर या अपने पाइथन कोड फाइल के अंदर इंक्लूड करने के लिए आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इंपोर्ट आगे जो भी लाइब्रेरी नेम है वो देके और आगे उसका आप एक एलियस स्पेसिफाई करते हैं जो कि स्मॉल होता है नॉर्मली, ताकि आप फ्यूचर में उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को जब आप रेफर करेंगे तो उस स्मॉल नेम से आप रेफर करेंगे। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी जब आप इस पांडास लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन आप एक्सेस करेंगे तो आप पीडी के वर्ड से एक्सेस करेंगे। अगर आप एज पीडी नहीं लिखेंगे तो फिर आपको पांडास पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा आगे पूरी कोड फाइल के अंदर। तो इसको इंपोर्ट किया एज पीडी। अगर ये पांडास इंस्टॉल ना होता तो यहाँ पे एरर आ जाती कि पांडास लाइब्रेरी उसको अवेलेबल नहीं है। आपको ये पिप इंस्टॉल से पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता। पांडास के अंदर जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डेटा फ्रेम है। जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना डेटा सेट बनाते हैं या आप कोई CSV फाइल या डेटा फाइल से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आप उस सारे को डेटा फ्रेम के अंदर रखते हैं। डेटा फ्रेम इज एक्चुअली टू डायमेंशनल अरे। लास्ट टाइम हमने numpy में देखा था कि मल्टी डायमेंशनल अरेज हो सकती हैं, तो डेटा फ्रेम जो है वो एक टू डायमेंशनल अरे है। और या आप यूँ समझ लें कि एक टेबल है जिसकी कुछ रोज हैं कुछ कॉलम्स हैं, और इसमें इसके जो वैल्यूज हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। डायरेक्ट एक टेबल है तो उसमें इंटीजर्स भी होंगे, उसमें फ्लोट्स भी होंगे, उसमें टेक्स्ट वैल्यूज भी होंगी। तो ये एक टू डायमेंशनल अरे है जो कि आप इसको टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका, अगर आपके पास आपने जस्ट कोड के अंदर ही डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, अभी आपने फाइल इंपोर्ट नहीं की, आपके पास डेटा फाइल नहीं है तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेटा फाइल की आगे हम डिस्कस करते हैं कि डेटा फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने सिंपली एक एरे बनाई और उस एरे को अंदर बेसिकली ये एक डिक्शनरी है जिसमें कुछ कार्स की कलेक्शन है और उनकी प्राइसेस है सीक्वेंस वाइज। कार्स के अंदर फिर ये एक उसकी लिस्ट है कि जिसमें कार्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं और फिर उनकी प्राइस है हर एक की।
अकॉर्डिंगली। तो ये एक कलेक्शन है माई कार्स के नाम से, और इस माई कार्स की कलेक्शन को आपने पाइथन डेटा फ्रेम में इंपोर्ट अगर करना है तो ये एक सिंपल फंक्शन है pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बेसिकली इसका यूं समझने के कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और उसके अंदर आप ये डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके अंदर आप माई कार्स, ये तो एक पूरी जो है वो लिस्ट है। आप इसके अंदर सीरीज, वन डायमेंशनल सीरीज इनपुट कर सकते हैं, आप इसके अंदर टू डायमेंशनल सीरीज इनपुट कर सकते हैं, आप इसके अंदर नमपाई की कोई अरे इनपुट कर सकते हैं। मतलब ये एक वर्सटाइल किस्म की का पैरामीटर ये लेता है डेटा फ्रेम। तो जिस किस्म का भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होगा वो उसी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया और इस डेटा फ्रेम को आपने प्रिंट किया तो आपको एक तरह से टू डायमेंशनल उसी तरह से टेबल अवेलेबल हुआ, और टेबल में कार्स और प्राइस ये उसके कॉलम्स हैं, और रोज हैं जो भी कार्स हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस हैं। ये साथ में 0 1 2 3 4 ये उसके इंडेक्स है। पांडास के अंदर आप इसका जो इंडेक्स है वो डिफाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉमा डाल के इंडेक्स, और इंडेक्स इक्वल्स टू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंडेक्स इक्वल्स टू कार 1, कार 2, कार 3, कार 4। आप अपनी मर्जी से इसका इंडेक्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इंडेक्सिंग हम आगे देखेंगे जब हम डेटा फ्रेम की मर्जिंग, ज्वाइनिंग और कंकैटिनेशन के ऊपर आएंगे, तो फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग आप किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने अब एक डेटा फ्रेम आपने बना लिया, और ये डेटा फ्रेम आपके पास अवेलेबल है। ये छोटा सा डेटा फ्रेम है जिसकी 5 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसकी अब आपने शेप देखनी है कि इसकी एक्चुअल शेप क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है। तो आप इसकी df डॉट शेप से आप ये देख सकते हैं कि 5x2 यानी 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये फंक्शन यूजली df डॉट शेप या इस तरह का जो फंक्शंस होते हैं ये नॉर्मली आपको एक टपल रिटर्न करते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने टपल को स्टडी किया था कि ये भी एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो इस टपल का आप अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शेप सिर्फ नंबर ऑफ रोज लेनी है, कॉलम्स आपने नहीं लेने, आपने सिर्फ नंबर ऑफ रोज लेनी है, तो आप शेप ऑफ 0 कर देंगे तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ रोज रिटर्न होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इसमें रिटर्न नहीं होंगे। अगर आप शेप ऑफ 1 करेंगे, ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ अरे या डेटा टपल है, तो वो जो भी उसकी उसकी अपनी जो इंडेक्सिंग होगी उस इंडेक्सिंग को रेफर करते हुए आप वो वैल्यूज ले सकते हैं। कि शेप में आप 1 करेंगे तो 1 का मतलब है कि कॉलम्स, तो कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं इस डेटा फ्रेम के अंदर, और 5 रोज हैं अगर आपने 0 किया है तो। काउंट का फंक्शन, काउंट बेसिकली आपको बताता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, हर कॉलम में कार्स में कितनी टोटल वैल्यूज हैं, प्राइस में टोटल कितनी वैल्यूज हैं। समटाइम कुछ वैल्यूज एम्प्टी भी होती हैं, कुछ नल वैल्यूज होती हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि कुछ हमारे पास डेटा फाइल्स हैं कि जिसमें कुछ एम्प्टी वैल्यूज हैं, नल हैं। या जब हम डेटा क्लीनिंग के सेशन में आएंगे इसमें नेक्स्ट, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो काउंट के अंदर आपको बताएगा कि ये 5 वैल्यूज हैं, कार्स की 5 वैल्यूज हैं प्राइस की। आप इसके अंदर भी आप फर्दर आप ये देख सकते हैं कि आप अगर काउंट में आप कॉलम स्पेसिफाई करते हैं कि कार्स की क्या वैल्यूज है, कार्स की कितना काउंट है, तो आप कार्स कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो आपको बताएगा कि इसकी 5 वैल्यूज है। एक तरीका ये है काउंट के साथ कार्स को चेक करने का या कॉलम हेडिंग को चेक करने का, और दूसरा तरीका जो है वो आप इसको यहाँ से डॉट लगा के कार्स, ये भी वैलिड तरीका है। इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, जो कि नॉन नल वैल्यूज है वो कितनी है। इसी तरह से अगर आप सम करना चाहते हैं कॉलम वाइज, सम अगर आप करना चाहते हैं अपने डेटा फ्रेम का, तो डॉट सम का फंक्शन है। अब ऑब्वियसली जो
कार्स की जो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो ये तो सम नहीं होगी, लेकिन डेटा फ्रेम उसको क्या करेगा, पांडास लाइब्रेरी उसको कंकैटिनेट कर देगी, सारी एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगी, और जो समेबल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, उनको ये सम कर देगा। इसमें आप देखिए कि ये कार्स के जो कॉलम है उसको जो सारी वैल्यूज हैं उसको कंकैटिनेट उसने कर दी है और प्राइस को ऐड कर दिया है। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की अगर आप लेना चाहते हैं सम, तो वो आप ले सकते हैं डॉट प्राइस करके या डॉट कार्स करके, आप उस पर्टिकुलर कॉलम की सम। अच्छा, इसमें सिर्फ सम नहीं है बल्कि इसमें मीन है, एवरेज, मीडियन है, मॉड है, और दूसरे जो जितने भी ये जो स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, जो कि आपको यहाँ से इस रेफरेंस से मिल जाएंगे। तो आप मीन, मीडियन, मॉड किसी किसी भी कॉलम का आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को किस तरीके से आप एक्सेस करते हैं। इसके अंदर LOC लोकेशन का फंक्शन है। दो दो इसमें कंस्ट्रक्ट्स हैं। एक LOC है, एक LOC है लोकेशन, और एक ILOC है। ILOC इज अ लिटिल बिट फीचर रिच है, जो कि एडवांस्ड है इसमें, और LOC इसका सिंपल जो लेगेसी या ट्रेडिशनल मेथड है उसको एक्सेस करने का। तो अगर हमने डेटा फ्रेम की लोकेशन 1 को एक्सेस करना है, तो आप जस्ट सिंपल लिखेंगे कि लोकेशन 1 के ऊपर कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और वो सारे कॉलम्स आपको उस पर्टिकुलर रो के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन 1 है या इंडेक्स 1 है, तो इस इंडेक्स 1 के ऊपर आपको ये रो पर्टिकुलर उसमें रिटर्न की है। और इसके अंदर भी आप फर्दर कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर क्या है, लोकेशन 1 में प्राइस क्या पड़ी हुई है डॉट करके, या लोकेशन 1 में कार का मॉडल कौन सा पड़ा हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। और ये जो 1 इसका इंडेक्स आपने स्पेसिफाई किया है, इसको आप फर्दर इसको कर सकते हैं कि मुझे जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस इंडेक्स को आप किस तरह से यूज वाइल्ड कार्ड्स यूज कर सकते हैं, कि 1 फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1 कॉलन, तो 1 कॉलन का मतलब है कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करें, और कॉलन के बाद चूंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट करके एंड तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको रिटर्न कर दें। तो ये इंडेक्स नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी उस डेटा फ्रेम में वैल्यूज होंगी वो आपको रिटर्न हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर रेंज को आउटपुट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 3, तो 0 to 3 का मतलब है कि 0 से लेकर और जो 3 इंडेक्स है उस तक आपको वैल्यूज रिटर्न करे, तो आपको उस इंडेक्स तक वो वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा, जो भी आपने रेंज स्पेसिफाई की है उस रेंज से। इसी तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को या इंडेक्स को आप सेलेक्ट करते हैं, तो भी आप दो वैल्यूज, जैसे आपने एक इंडेक्स 0 है, एक इंडेक्स 1 है, तो आपने इन दो रोज को या 0 0 और 7 या 0 और 5 या 0 और 3, तो ये आप कुछ भी वैल्यूज पर्टिकुलर इंडेक्स स्पेसिफाई करके आप वो वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो हमने डिस्कस किया है, ये एक सिंपल डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करना है, और उस डेटा फ्रेम के डिफरेंट जो जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे उसकी शेप क्या है, उसकी काउंट, और उसको सम किस तरह से, या उसके ऊपर जो स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं, इन सारों को हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी एक फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। एक CSV फाइल है आपके पास, डेटा फाइल है, और उस डेटा फाइल को आपने इंपोर्ट कैसे करना है, और इंपोर्ट करके उसको फर्दर उसका एनालिसिस किस तरह से करना है। मेरे पास ये एक CSV फाइल है, healthdata.csv। ये इसका जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ये बेसिकली मैंने नेट से ली है, सो देयर इज नो काइंड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी, ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसके 4 कॉलम्स हैं, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज,
मतलब ये किसी पेशेंट्स के ऊपर ये एनालिसिस किया गया होगा कि 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में उसकी एवरेज पल्स 110 थी, मैक्सिमम पल्स उसका 130 थी, और उसने इतने कैलोरीज कंज्यूम की। और ये डिफरेंट इसके अंदर है, और इसमें आप देखें कि कुछ एम्प्टी भी हैं। फॉर एग्जांपल इस रो में आप देखें कि 60 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 97 उसकी एवरेज पल्स है, 127 उसकी मैक्सिमम पल्स है, और कैलोरीज कितनी कंज्यूम की हैं ये अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन। इस तरह से यहाँ भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ये एक आपके पास डेटा सेट है। इसको अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो पांडास का एक फंक्शन है रीड CSV। रीड फाइल रीड करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपके पास जेसन फाइल है तो रीड जेसन है, अगर आपके पास CSV फाइल है तो रीड CSV। CSV इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है कि जिसमें आपकी जो रोज हैं वो सारी की सारी कॉमा सेपरेट की हुई होती हैं। तो कॉमा बेसिकली एक डिफॉल्ट डेलीमीटर है इस फाइल को रीड करने का। तो अगर आपने इसको रीड CSV किया है तो आप, और डेटा फ्रेम को आपने ये प्रिंट किया यहाँ से, तो आप ये देखिए कि आपका ये तकरीबन 169 रोज हैं और 4 कॉलम्स का ये डेटा फ्रेम है। आपको ये शो कर रहा है, ये तकरीबन कोई 10 एक रोज इस वक्त शो कर रहा है, बाकी जो रोज हैं वो उसने एमिट कर दी है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। अब ये शॉर्टेज ऑफ स्पेस आप चेंज भी कर सकते हैं, ये कितनी वो शो करे आपको। ये फीचर पांडास का है कि कितनी डेटा फ्रेम, अगर आपके पास बड़ा डेटा फ्रेम है या आप सारी रोज देखना चाहते हैं या आप कुछ ज्यादा रोज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक फंक्शन है pd डॉट ऑप्शन, जो पांडास की ऑप्शंस को आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन है और डिस्प्ले ऑप्शन मैक्सिमम रोज है। अभी देखते हैं कि मैक्सिमम रोज डिफॉल्ट में क्या है। डिफॉल्ट में मैक्सिमम रोज है 60। मैक्सिमम रोज 60 का मतलब ये है कि अगर तो आपका डेटा फ्रेम 60 रोज तक का है तो फिर वो सारी की सारी शो कर देगा, और अगर आपका डेटा फ्रेम 60 रोज से अबव है तो फिर वो सिर्फ ट्रंकेट कर देगा, कुछ 5-6 ऊपर वाली दिखाएगा, 5 नीचे वाली दिखाएगा, और बाकियों को ट्रंकेट कर देगा जस्ट फॉर डिस्प्ले। मतलब ऐसा नहीं है कि उस डेटा फ्रेम के अंदर डेटा वो पूरा इंपोर्ट नहीं करेगा। डेटा उसने पूरा इंपोर्ट कर लिया, लेकिन आपको डिस्प्ले करने के लिए वो सिर्फ ये 60 रोज की लिमिट रख रहा है। आप इसको इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से कि उसी ऑप्शन को आप सेट कर दें, फॉर एग्जांपल 200। तो जब आप 200 सेट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि अगर तो डेटा फ्रेम का साइज 200 रोज तक है तो वो सारी की सारी आपको दिखा देगा, और अगर 200 रोज से ज्यादा है तो फिर वो ट्रंकेट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट किया और अब हम उसी डेटा फाइल को दोबारा से रीड करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा डेटा फ्रेम, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 169 है, तो ये जो पूरा डेटा फ्रेम है वो आपको उसने दिखा दिया, क्योंकि अब हमने डिस्प्ले ऑप्शन जो है वो 200 सेट कर दी थी। तो नो यू कैन इजिली डिस्प्ले द होल डेटा फ्रेम। इसमें डिस्प्ले एक और तरीके से भी हो सकता है। आपने सिर्फ टॉप वाली कुछ 10 रोज या बॉटम की 10 रोज या 10 के अलावा 5 या 6 या 100 जितनी भी आपने डिस्प्ले करनी है वो अगर करना चाहते हैं तो डेटा फ्रेम डॉट और df डॉट हेड। df इज डेटा फ्रेम नेम, और उसकी जो टॉप 10 रोज हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, या फिर अगर आप बॉटम की रोज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको ये बॉटम की रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। दो और बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डेटा फ्रेम से एसोसिएटेड पांडास लाइब्रेरी में, वो है इन्फो और डिस्क्राइब। इन्फो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस डेटा फ्रेम के मुतालिक कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और मैक्सिमम मिनिमम इसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब में आएगी। यहाँ पे आप देखिए कि आपको उसने ये 4 कॉलम्स हैं। ड्यूरेशन 169 वैल्यूज हैं उसके अंदर, और उसकी टाइप इंटीजर टाइप है। पल्स
भी 169 वैल्यूज हैं, मैक्स पल्स भी 169 वैल्यूज हैं, कैलोरीज 164 वैल्यूज हैं, और उसकी टाइप जो है वो फ्लोट है, होप में भी कि उसके अंदर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये देखें ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन उसने उसको ये खुद ही स्पेसिफाई कर लिया या खुद ही इन्फर कर लिया कि इसकी ये डेटा टाइप हो सकती है। और नीचे उसने डेटा टाइप्स बताई हैं कि एक इस 4 कॉलम्स में एक जो है वो फ्लोटिंग है और 3 जो है वो इंटीजर्स हैं। ये अब इसमें आप देखें कि 164 वैल्यूज हैं कैलोरीज की, तो इसका मतलब है कि 5 रोज ऐसी हैं जिनमें कैलोरीज की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। इसको आप फर्दर अपने प्रोग्राम में देख सकते हैं, info डॉट कैलोरीज करके या info डॉट मैक्स पल्स करके आप उसकी पर्टिकुलर रो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्राइब में है तो डिस्क्राइब आपको इस डेटा फ्रेम के मुतालिक फर्दर स्टेटिस्टिकल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, मिनिमम, मीन वैल्यू, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ये आप देखिए कि ड्यूरेशन जो कॉलम है उसमें 169 वैल्यूज हैं और मीन ड्यूरेशन 63.84 है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी ये है, मिनिमम वैल्यू 15 है, यानी 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है। जो 25% वैल्यूज हैं या 50% है वो आपका इस तरह से है कि 50% जो है वो 60 है, 75% जो है वो 60 पे है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें 300 है। ये डिफरेंट स्टेटिस्टिकल वैल्यूज आपको डिस्क्राइब के अंदर, और इसको भी आप फर्दर एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब डॉट मिन, डिस्क्राइब डॉट मैक्स, डिस्क्राइब डॉट एसटीडी करके आप एक पर्टिकुलर रो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी आउटपुट भी एक 2 डायमेंशनल अरे ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा क्लीनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई डेटा एनालिसिस के अंदर मशीन लर्निंग का काम कर रहे होते हैं या सिंपल डेटा एनालिसिस ही कर रहे हैं, उसके स्टेटिस्टिकल वैल्यूज ले रहे होते हैं, तो हमने जो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो उसकी क्लीनिंग है। क्लीनिंग के अंदर आप देखें कि कुछ वैल्यूज हैं जो कि नल हैं, अवेलेबल नहीं है, कुछ आपको डुप्लीकेट रोज भी मिलेंगी, कुछ आपको आउटलायर्स मिलेंगे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ड्यूरेशन रखा हुआ है 60 मिनट का, कि इस पूरे डेटा साइज में सेट में 60 मिनट्स का जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और ये 300 मिनट बता रहा है मैक्सिमम, तो ये एक तरह से आउटलायर वैल्यू होगी कि और इसका कोई सेंस नहीं बनता कि 300 मिनट्स का वो टेस्ट वाला, कि टेस्ट तो 1 घंटे का था, तो ये एक आउटलायर वैल्यू है। इस तरह से मे बी के 15 मिनट्स भी एक आउटलायर वैल्यू हो, कि 1 घंटे के टेस्ट में 15 मिनट्स की जो टेस्ट है वो इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो आप इन आउटलायर्स को रिमूव अगर करना चाहें, या डुप्लीकेट वैल्यूज को आप रिमूव करना चाहें, या नल वैल्यूज हैं, एम्प्टी वैल्यूज हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू से या मीन वैल्यू से, या अपनी कोई भी आपने स्पेसिफाई की हुई है वैल्यू, उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, कि जहाँ पे नल है, जहाँ पे एम्प्टी है, उनको आप रिप्लेस कर दो इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो डेटा क्लीनिंग में हम देखते हैं, मेरे पास ये एक अनक्लीन्ड CSV फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसके क्या उसके क्या फीचर्स हैं। उसमें वही 4 कॉलम्स हैं, ड्यूरेशन, और इसमें ये डेट की वैल्यू है, क्योंकि सम टाइम आपको डेट भी चाहिए होती है, तो डेट को भी हम देखेंगे। पल्स, मैक्स पल्स और कैलोरीज। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें कुछ आउटलायर है, जैसे ये एक आउटलायर है 450 मिनट्स, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं बना रहा, मे बी के टाइपो एरर हो, वो बंदे ने 45 लिखना और 450 लिख बैठा हो, तो यानी 0 एक एक्स्ट्रा डाल दियो, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके ओके, वी आर बैक अगेन। सो
नेक्स्ट डेटा क्लीनिंग और के ऊपर ही हम बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि आउटलायर्स को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। अब जाहिर है कि आउटलायर्स ऐसी चीज है कि जो किसी एक फार्मूला से रिमूव नहीं हो सकती कि आप बस एक फंक्शन लगाएं जैसे ड्रॉप एन ए कि जो नल हैं उनको ड्रॉप कर दें और उसमें से जितने भी नल होंगे वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। आपको इसको एक रो बाय रो ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फॉर लूप्स जो हैं वो डेटा एनालिसिस के अंदर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब आप पाइथन में लेट्स सपोज आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं और उन 1 मिलियन या 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को आपने ट्रेवर्स करना है, लेट्स से 1 GB की या 2 GB की फाइल है, ये डेटा फ्रेम है, जब आपने उसको एक्सेस किया काफी एक बल्कि प्रोग्राम बन जाता है और उसको जब आप ट्रेवर्स करते हैं किसी लूप के अंदर तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट टेक्स लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। तो कोशिश करें उससे अवॉइड करें, लेकिन अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को वन टाइम ही किया जाए। वन टाइम करने के बाद होता ही है कि जब आपका डेटा क्लीन हो जाए और आप उसको रो बाय रो ट्रेवर्स कर लें तो फिर उस डेटा फ्रेम को सेव CSV फंक्शन को यूज करते हुए उसको सेव भी कर लें किसी फाइल के अंदर, ताकि फ्यूचर में वो आपका क्लीन डेटा जो है उसी को आप एक्सेस करें किसी और प्रोग्राम में, ना कि ये हो कि आप हर बार उसी अनक्लीन को एक्सेस कर रहे हैं जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि मेरे पास तो 20-30 लाइंस हैं तो रोज हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 20-30 मिलियन रोज हों तो फिर जाहिर है कि इट विल बी अ डिजास्टर। तो उसका ये होता है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो क्लीनिंग का प्रोग्राम है, जो पोर्शन है आपके डेटा एनालिसिस के अंदर वो आप सेपरेट करें। सबसे पहले आप डेटा फाइल एक्सेस करें जो कि अनक्लीन है और उसमें से उसको क्लीन करके और उसमें डुप्लीकेट्स रिमूव करके उसके फॉर्मेट्स को ठीक करके और उसमें जो आउटलायर्स हैं खास तौर पे आउटलायर्स को रिमूव करके उस फाइल को आप अलग से दोबारा सेव कर लें, सेव CSV के फंक्शन के थ्रू। ये सेव जेसन का फंक्शन है अगर आपका जेसन फॉर्मेट का डेटा फ्रेम है तो उसके थ्रू आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में जब उसको सेव कर लेंगे, अब आपके पास क्लीन डेटा है। अब आप उसको जब भी एक्सेस करेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए या मशीन लर्निंग पर्पस के लिए या व्हाटएवर जो भी आपका काम होगा उसके लिए आपको एक्सेस करेंगे तो आपको दोबारा से वो क्लीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करना पड़ेंगे। तो ये इसका बेस्ट कह लें कि बेस्ट टिप है या बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप उसी प्रोग्राम के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने क्लीनिंग के फंक्शंस डाले हैं तो जाहिर है कि वो जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो हर बार वो क्लीनिंग के उस प्रोसीजर से गुजरेगा और वो अलग से आपका टाइम किल करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये जो लूप है, लूप डेटा फ्रेम के अंदर दे आर नॉट रिकमेंडेड, लेकिन जब अवॉइड ना किया जाए तो फिर आप लूप्स यूज करना पड़ते हैं, तो खास तौर पे आउटलायर्स के अंदर, और दे आर रियली एक्सपेंसिव, सो डू इट ओनली वंस। सो इसको आप अगर आपने लूप चलाना है, पाइथन के लूप्स बड़े सिंपल हैं कि आप इसमें डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक्स कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि ट्रिवर्स करेगा आपके डेटा फ्रेम के पूरे इंडेक्स के अंदर, और उस इंडेक्स में अगर उस पर्टिकुलर रो की वैल्यू, लेट्स सपोज आपने एक क्राइटेरिया रख लिया कि भाई 60 जो है वो ड्यूरेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम 60 ड्यूरेशन से ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो वो वैलिड नहीं है। यानी एक टेस्ट या आप या एक काम आप कर रहे हैं जो कि 60 मिनट का मैक्सिमम ड्यूरेशन है, तो उससे ऊपर की जो वैल्यू है दैट इज आउटलायर। तो आप इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं, इस तरह से मिनिमम की भी कंडीशन लगा सकते हैं कि आपका मिनिमम जो टेस्ट टाइम है वो लेट्स सपोज 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स से जो बिलो वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली वो आउटलायर्स होंगी और उनकी कोई ज़रूरत नहीं है या वो रॉन्ग वैल्यूज हैं। तो आप वो उसको भी कर सकते हैं कि जो
अगर वो 30 या 60 मिनट से ज्यादा है ड्यूरेशन लोकेशन के अंदर इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर, ड्यूरेशन के कॉलम में इस इंडेक्स नंबर के ऊपर, जो आपके लूप के अंदर इस इंडेक्स नंबर के ऊपर ड्यूरेशन की कॉलम की वैल्यू अगर 60 से ज्यादा है तो उसी वैल्यू को रिप्लेस कर दे 60 के साथ। आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं कि भाई अगर 60 से ज्यादा है तो उसको ड्रॉप कर दे, तो उसके लिए ये लाइन यूज कर लें कि अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर रो को, जो जो भी इंडेक्स है एक्स, जो इंडेक्स वैल्यू है उस रो को ड्रॉप कर दो यूजिंग ड्रॉप फंक्शन। इन प्लेस ट्रू रखो, इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि उसी डेटा फ्रेम के अंदर ही ओवरराइट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो आउटलायर है इंडेक्स नंबर 7 के ऊपर विच इज 450, ये रिप्लेस हो जाएगा 60 के साथ। यहाँ देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए इंडेक्स नंबर 7 के ऊपर हमारा 450 था, नाउ इट इज रिप्लेस्ड विद 60। नेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर जो स्टेप है वो है डुप्लीकेट्स का। क्लीनिंग में अगर तो बिल्ट इन फंक्शंस हैं तो वो बड़े जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लूप्स या इफ एल्स के काम करने पड़े तो इट टेक्स टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एक बार ही कीजिए। अच्छा, डुप्लीकेट्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट्स हैं, जैसे ये रो है, ये 2 रोज है, ये डुप्लीकेट, ठीक है, क्लियरली ये डुप्लीकेट्स हैं। तो इनको किस तरह से अब ये या तो हमें नजर आ रहा है छोटी सी फाइल है, लेकिन जाहिर है कि बड़ी फाइल होगी तो फिर पता नहीं चलेगा। तो डुप्लीकेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो ये है कि df डॉट डुप्लीकेटेड, इससे आप पता चला सकते हैं कि कहाँ पे डुप्लीकेट है एक इस फंक्शन के थ्रू। इसको रन करते हैं तो आप देखिए कि ये इंडेक्स बाय इंडेक्स आपको बता रहा है कि ये डुप्लीकेट नहीं है, ये डुप्लीकेट नहीं, हाँ ये 12 नंबर डुप्लीकेट, ठीक है। और जाहिर है कि ये दूसरा डुप्लीकेट बता दें, यानी पहला 11 तो आ गया, 11 तो सही है, लेकिन 12 जो है वो 11 का डुप्लीकेट आ गया। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि 12 11 का डुप्लीकेट हो, ये भी हो सकता है कि 12 जो है वो 5 का डुप्लीकेट हो सकता है, 12 जो है वो 2 का डुप्लीकेट हो सकता है। यानी पोजीशन जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट पोजीशंस पे रोज पड़ी हो डुप्लीकेट रोज, वो आगे पीछे भी डुप्लीकेट रोज मौजूद हो सकती हैं। तो जो भी डुप्लीकेट होगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करना है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स के फंक्शन से आप रिमूव कर सकते हैं। इन प्लेस ट्रू रखेंगे तो उसी डेटा फ्रेम के अंदर ही वो डुप्लीकेट रिमूव होगा। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सा डुप्लीकेट रिमूव होगा। यूजुअली जब आप इस फंक्शन को यूज करते हैं तो यूजुअली पहले वाला डुप्लीकेट रिमूव करता है, वो दूसरे वाले को रहने देता है। लेकिन अगर आप कीप लास्ट का स्विच यूज करेंगे, इसको अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो लास्ट वाली वैल्यू है डुप्लीकेट्स की वो रहने देगा और पहले वाली को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए उसने 11 वाले को रिमूव कर दिया और 12 वाले को उसने एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस के अंदर एक और बहुत जबरदस्त फीचर है जो कि है रिलेशनशिप्स फाइंड करने का, कोरिलेशन के एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से कितनी कोरिलेट कर रही है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं या इवन आप मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी जब आप पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो आप उन पैरामीटर्स को रिमूव कर देते हैं जिनका कोरिलेशन किसी दूसरे के साथ नहीं बन रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर डेट मैटर नहीं कर रही तो आप डेट को रिमूव कर देते हैं मशीन लर्निंग के उस प्रोसेस के अंदर से, उसका अगर रिलेशनशिप नहीं बन रहा। या फॉर एग्जाम्पल अगर पल्स के कॉलम का रिलेशनशिप किसी दूसरे पूरे डेटा के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, उसकी कोरिलेशन वैल्यू जो है वो ठीक नहीं आ रही, तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करते अपने एनालिसिस के प्रोसीजर में या अपने मशीन लर्निंग के प्रोसीजर में, आप उसको कंसिडर ही नहीं करते, आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो कोरिलेशन फाइंड करने बहुत जरूरी होते हैं, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स डेटा एनालिसिस या टुवर्ड्स मशीन लर्निंग।
तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आप देखिए कि ये CORR का फंक्शन है डेटा फ्रेम के अंदर। हमने फाइल को रीड किया और यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड किया। तो इसने कोरिलेशन या ड्यूरेशन का कोरिलेशन ड्यूरेशन के साथ 1 है। 1 का मतलब 1 और -1 दे आर स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड। मतलब 1 और -1 जो है ये परफेक्ट कोरिलेशन है। 1 का मतलब एक तरफ 1 है दूसरी तरफ -1 है, तो ये एक परफेक्ट कोरिलेशन बनेगा। माइनस का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी, ठीक है। और प्लस पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। ड्यूरेशन के बढ़ने से पल्स बढ़ गई। ड्यूरेशन मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करते हुए आपने 5 मिनट की एक्सरसाइज की है तो 5 मिनट की है तो आपकी पल्स यहाँ होगी। आपने 10 मिनट की एक्सरसाइज की है तो आपकी पल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह से कैलोरीज बर्न भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा एक्सरसाइज में तो आपकी कैलोरीज भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। यहाँ पे वैल्यू नहीं है फॉर एग्जांपल फैट लॉस की या वेट लॉस की। अगर आपने ड्यूरेशन आपका बड़ा है एक्सरसाइज का तो हो सकता है कि आपका वेट जो है वो ऑब्वियसली एक दिन में 1 घंटे में तो कम नहीं होगा, लेकिन चले हम इसको नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई कर लेते हैं। अगर 60 डेज एक्सरसाइज की है और तो आपका वेट कम हुआ है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बढ़ने से वेट जो है वो कम हो रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस आप मेजर करते हैं। और 1 to 1 is very perfect correlation. above 0.5 कोई भी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो ये अच्छा कोरिलेशन कंसिडर किया जाता है। लेकिन 0.5 से बिलो फॉर एग्जांपल 0.2 है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि ड्यूरेशन का मैक्स पल्स के साथ कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा। ड्यूरेशन का मैक्स का ये 0.009 है। 0.009 का मतलब ये है कि ड्यूरेशन बढ़ने से मैक्स पल्स की जो वैल्यू है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, उसका कोई रिलेशनशिप बन नहीं रहा। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अंदर से। कोरिलेशन को आप विजुअली आगे देखते हैं जब हम ये प्लॉट करेंगे तो ये कोरिलेशन आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो बहरहाल इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो एक परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन सिर्फ अपने वैल्यू के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है। किसी दूसरे वैल्यू के साथ परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट करना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर 0.5 से ज्यादा है कोरिलेशन की वैल्यू तो इट मींस कि इट इज वेरी गुड कोरिलेशन। और अगर 0.5 से कम है तो इट मींस कि इट इज वीक कोरिलेशन। और अगर बहुत ही कम है यानी 0.2 है या 0.1 है या 0.001 है तो ये वेरी वेरी बैड कोरिलेशन, आप उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्लॉटिंग। प्लॉटिंग के लिए लास्ट टाइम भी हमने एक प्लॉट बनाया था जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर। और इसके लिए जरूरी है कि जो मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया जाए। ये नॉर्मली डिफॉल्ट पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ अवेलेबल होती है, लेकिन अवेलेबल ना हो तो आप इसको PIP पिप इंस्टॉल से आप इंस्टॉल कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप एज पीएलटी ये वो वेरिएबल नेम होगा या उसका एलियस होगा उस लाइब्रेरी का जिसको हम आगे यूज करेंगे। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आपने उसी हेल्थ डेटा की जो CSV फाइल है उसको रीड किया और आप एज इट इज उसको प्लॉट करना चाहें तो डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट से आप एज इट इज उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जितने भी चारों कॉलम्स हैं, डेट को आप डेट उसमें है ही नहीं तो अगर डेट होती भी तो उसको स्किप कर देता। तो उन चारों कॉलम्स को वो वैसे ही एक प्लॉट बना देगा। इस प्लॉट की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक सिंपल सा प्लॉट है जस्ट टू शो यू। यहाँ पे हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें नजर नहीं आ रही कि ये क्या चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लॉट की थोड़ी सी काइंड चेंज कर दें कि स्कैटर प्लॉट है और एक्स के ऊपर आप एक्स एक्सिस के ऊपर आप ड्यूरेशन रखें और वाई एक्सिस के ऊपर आप कैलोरीज रखें तो ये एक तरह का एक्स वाई स्कैटर्ड प्लॉट होगा जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिलेशनशिप्स की।
यहाँ पे देखिए कि इस प्लॉट को जब हमने एग्जीक्यूट किया और काइंड रखी, यानी उसकी जो प्लॉट की टाइप है वो स्कैटर्ड प्लॉट है, एक्स वाई प्लॉट, और एक्स की वैल्यू में हमने रखा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बर्ड है तो कैलोरीज जो बर्न हुई हैं वो भी बर्न नहीं है, तो ये कोरिलेशन बन रहा है। आप ये कोरिलेशन देखिए, और ऊपर जो कोरिलेशन की वैल्यू हमने ड्यूरेशन और कैलोरीज की देखी थी वो थी 0.9। तो 0.9 जो है वो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कोरिलेशन। अगर ये नेगेटिव कोरिलेशन होता तो फिर ये इस तरह से उसका जो ट्रेंड होता वो इस तरह से होता। पॉजिटिव कोरिलेशन में ये ट्रेंड यहाँ से है, बॉटम टू टॉप, और नेगेटिव कोरिलेशन में ये टॉप टू बॉटम ट्रेंड आता है। तो ये एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन इसमें बन रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कैलोरीज की जगह पे ड्यूरेशन के साथ हम रख के देखते हैं पल्स को। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कोई इतना अपीलिंग कोरिलेशन नजर नहीं आ रहा। ड्यूरेशन और पल्स का एक्चुअल वैल्यू का कोरिलेशन क्या था, ये -0.15 था, जो कि कोई इतना कह लें कि अपीलिंग कोरिलेशन, जैसे मैंने कहा कि 0.5 या -0.5 से बिलो की वैल्यू है तो वो आ, आ, इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती। तो आप ये देखिए कि ये एक तरह से स्कैटर्ड सा प्लॉट है और कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा कि ड्यूरेशन बढ़ने से पल्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ड्यूरेशन का पल्स के साथ कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर हम इसको मैक्स पल्स के साथ करते हैं, मैक्स पल्स, होने लग गया। अच्छा, अब आप अगर आप मैक्स पल्स के साथ इसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो आप देखिए कि ये भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, और ऊपर ड्यूरेशन का मैक्स पल्स के साथ न्यूमेरिकली भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एविडेंट है, यानी दो तरीकों से एविडेंट हो गया कि किस तरह से आप रिलेशनशिप फाइंड करें। यहाँ तो ये विजुअल ऑब्जर्वेशन है, विजुअल ऑब्जर्वेशन से आप रिलेशनशिप्स फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन है, और न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चूंकि एक तरह का 2 डायमेंशनल अरे आपको रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर आप प्रोग्रामेटिकली आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ वो रिलेशनशिप शो करें जिनकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, या जिन कॉलम्स जिन रिलेशनशिप्स की वैल्यू 0.5 से कम है। तो वो रिलेशनशिप्स आप अगर सिर्फ शो करना चाहिए, उनके ऊपर आप काम करना चाहें, तो आप प्रोग्रामेटिकली इसके थ्रू काम कर सकते हैं, और अगर आप विजुअल ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कैलोरीज करेंगे तो कैलोरीज का बड़ा है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इस तरह से आप कैलोरीज और पल्स का रिलेशनशिप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन की बजाय अगर आप पल्स को कैलोरीज के साथ कोई रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो देखते हैं कि वो क्या है। ये इस तरह का रिलेशनशिप है जो कि कोई समझ नहीं आ रहा कि पल्स के बढ़ने से कैलोरीज का कोई ताल्लुक है या नहीं है। और अगर हम उसको न्यूमेरिकली देखें तो पल्स के बढ़ने से कैलोरीज का 0.02 रिलेशनशिप है। 0.02 इज जस्ट नथिंग, ठीक है। हाँ, पल्स का मैक्स पल्स के साथ एक अच्छा रिलेशन है। तो पल्स का मैक्स पल्स के साथ विजुअली देखते हैं कि पल्स का मैक्स पल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, 0.7 ऊपर उसकी वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पल्स अगर बढ़ रही है तो मैक्स पल्स भी जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी। तो ये एक ट्रेंडिंग आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा है। इस तरह से आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं प्लॉट के अंदर, और उसकी टाइप आप रखेंगे हिस्ट, यानी और प्लॉट करना है आपने एक कॉलम को, एक से ज्यादा कॉलम्स को भी आप प्लॉट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि विजुअली आप देख सकेंगे कि हिस्टोग्राम की फ्रीक्वेंसी किस चीज की कितनी है, कि ये जो सबसे ज्यादा है
60 यानी टोटल हमारी 169 वैल्यूज थी और उन 169 में मोर देन 100 टाइम्स जो है वो ये 60 मिनट का ड्यूरेशन है और अराउंड 24 टाइम्स ये 40 मिनट्स का ये बिलो 50 ड्यूरेशन है और ये है इस तरह से। और चूंकि ये अनक्लीन डेटा था तो ये एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो अराउंड 300 मिनट्स का भी ड्यूरेशन आया विच इज आउटलायर। यहाँ से भी आप विजुअली देख सकते हैं कि आउटलायर्स कितने हैं और उन आउटलायर्स को रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। अगर आप यहाँ 60 से प्लस की कोई कंडीशन लगाएंगे तो ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ये जो ये रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी विजुअली आप अपने डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में ये है कि आप ग्रुपिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा है और इस डेटा में आप ग्रुप कर रहे हैं कि जिन का ड्यूरेशन 60 मिनट है, जो वैल्यूज जिनका ड्यूरेशन 60 मिनट्स है उनका मीन ले लो और जिन वैल्यूज का 45 है उनका मीन ले लो, जिन वैल्यूज का 30 है उनका मीन ले लो। तो इस तरीके से आप ग्रुप करके मीन ले सकते हैं, सम ले सकते हैं। ये सिर्फ एक डेटा की एग्जांपल है और बहुत सारे डेटा टाइप्स जब आपके पास आएंगे तो आप उनको विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग में आप देखिए कि जब मैंने इस डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय किया ड्यूरेशन के साथ और ड्यूरेशन को ग्रुप बाय करके उसका मीन लिया तो आपको आंसर आएगा कि 15 मिनट का जो ड्यूरेशन है उसमें जो मीन वैल्यूज है वो ये है। 60 मिनट के ड्यूरेशन की मीन वैल्यूज ये हैं, 75 मिनट के ड्यूरेशन की मीन वैल्यूज ये हैं। तो जो भी ड्यूरेशन की वैल्यूज आ रही हैं उनको उसने मीन ले रहा है। आप यहाँ पे इसका सम ले सकते हैं, आप मीडियन मॉड जो भी स्टेटिस्टिकल मेजर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि हर एक ग्रुप का वो और सबसे ज्यादा चूंकि यहाँ आप हिस्टोग्राम में देखें कि सबसे ज्यादा वैल्यूज नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 60 मिनट का ड्यूरेशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सम जो है वो 60 मिनट वाले ड्यूरेशन का ही होगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ एंट्रीज उसमें ज्यादा है। और सम की जगह आप मीडियन लेते हैं या मॉड लेते हैं तो वो एक डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेजर होगी। तो ये इस तरह से आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। आप कि जिस अगर किसी ने 60 मिनट एक्सरसाइज की है तो ऑन द एवरेज वो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है और अगर किसी ने 300 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज किया है तो ऑन द एवरेज वो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसको इस तरह से ये रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आप डेटा फ्रेम, आपके पास मल्टीपल डेटा फ्रेम्स हैं जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप वो 3-4 चीजें हैं जैसे मर्ज है, मर्ज, ज्वाइन, कनकैटिनेट। एक्सक्यूज मी। इनमें क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। सबसे पहले कनकैटिनेशन को देखते हैं। कनकैटिनेशन का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 डेटा फ्रेम्स हैं। इन डेटा फ्रेम्स के अंदर ये 4 कॉलम्स हैं A, B, C and D और इन तीनों डेटा फ्रेम्स के कॉलम सिमिलर है। ये पहली कंडीशन है और उनकी ये वैल्यूज हैं जो भी उन डेटा फ्रेम्स की वैल्यूज हैं। अब आप कंकैटिनेट करेंगे इन 3 डेटा फ्रेम्स को तो वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे। रो बाय रो ये कंकैटिनेशन होगी क्योंकि कॉलम्स चारों के चारों सिमिलर हैं और ये जरूरी है कि ये कॉलम सिमिलर हों कंकैटिनेशन के लिए। तो जब आप इन चारों को कंकैटिनेट करेंगे तो ये जो है वो एक स्टैक की फॉर्म में कंकैटिनेट हो जाएंगे चारों के चारों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ ये एग्जांपल देखिए कि वो चारों 4 डेटा फ्रेम्स हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं
कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हुए आप इंडेक्स इसमें दे सकते हैं कि ये इंडेक्स की वैल्यू हो, और इसके इंडेक्स की वैल्यू ये है, इस इंडेक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे भी इंडेक्स लगे हुए हैं। तो जब आपने ये तीनों डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर लिए और उनके इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिए, तो उनको कंकैटिनेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले उन तीनों डेटा फ्रेम्स का एक बिग फ्रेम बनाए, उन तीनों डेटा फ्रेम्स को इकट्ठा रख के, यानी उनकी एक आपने अरे बना ली। तो ये इट विल बी अ काइंड ऑफ लिस्ट जो कि आपने इन तीन डेटा फ्रेम्स की बना ली, और उस लिस्ट को फिर आपने कंकैट फंक्शन से कंकैटिनेट कर लिया और रिजल्ट में आपको एक डेटा फ्रेम मिल गया। और ये डेटा फ्रेम जो है वो उसी शेप में होगा जिस शेप में ये ऊपर ये इस पिक्चर में नजर आ रहा है, कि वो स्टैक करके कंकैटिनेट कर देगा। अब इंडेक्स को आप देखिए कि मैं इंडेक्स को रिमूव करता हूं, देखिए कि डिफरेंस क्या होगा। अगर हम इंडेक्स को रिमूव करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कंकैटिनेशन में क्या डिफरेंस डालेगा। अब आप देखें कि ये तीन डेटा फ्रेम्स हैं, जब मैंने इंडेक्स को रिमूव किया, यानी मैंने खुद से एक्सप्लिसिटली इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसने क्या किया कि ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इंडेक्स लगा दिया 0 1 2 3। दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट किया इंडिपेंडेंट टू द फर्स्ट वन, उसने इंडेक्स लगा दिया 0 1 2 3। तीसरा डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इंडेक्स उसने लगा दिया 0 1 2 3। और जब मैंने उसको कंकैटिनेट किया तो वो उन्हीं इंडेक्सेस के साथ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 उन्हीं इंडेक्सेस के साथ उसने कंकैटिनेट कर दिया, क्योंकि वो डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे। और अगर मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिए तो वो उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस के साथ उसको कंकैटिनेट कर देगा। अच्छा, कंकैटिनेट करने का दूसरा तरीका अपेंड के साथ है। अपेंड हमने लास्ट टाइम नमपाई कि जब हम कर रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था। एक तो कंकैटिनेशन ये है कि आप उसको कंकैट फंक्शन को यूज करें, और दूसरी कंकैटिनेशन है कि एक फ्रेम को, एक डेटा फ्रेम को आप दूसरे एक या एक से ज्यादा डेटा फ्रेम्स के साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेटा फ्रेम 1 को कंकैटिनेट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं डेटा फ्रेम 2 और डेटा फ्रेम 3 की लिस्ट के साथ। तो इसको रन करते हैं तो इसकी भी आउटपुट सिमिलर होगी। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लिस्ट ही दें, आप यहाँ पे सिर्फ एक डेटा फ्रेम स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसको दूसरे डेटा फ्रेम के साथ अपेंड करना है। ठीक है, डेटा फ्रेम 1 को अपेंड करना है डेटा फ्रेम 2 के साथ, तो यहाँ दो डेटा फ्रेम्स आपस में अपेंड हो जाएंगे, ये कंकैटिनेट हो जाएंगे। ये है कंकैटिनेशन कि स्टैक्ड फॉर्मेट में दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स जो हैं वो आप उनको कंकैटिनेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट के आप कॉलम्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। सेकंड है मर्जिंग। मर्जिंग क्या है? आप दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स को किसी पर्टिकुलर की बेस पे आप मर्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डेटा सेट्स हैं। एक सेट है मेरे पास कार्स 1 का, ठीक है, जिसमें जो कार्स है वो ये 4 मॉडल्स हैं, और फिर उनके आगे कुछ कलर्स हैं, कुछ उसकी प्राइस कोड्स हैं। और एक और डेटा फ्रेम है, उसमें भी यही 4 मॉडल्स हैं, और उनके कलर कोड और उनकी प्राइस कोड डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये दो दो गैरेजेस हैं, दो शोरूम हैं कारों के, और उनके पास ये सिमिलर मॉडल्स हैं, और सिमिलर मॉडल्स की डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब ये दो शोरूम आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, एक बन रहा है। तो यानी एक बंदे ने दूसरा खरीद लिया, फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो तो जब वो दोनों मर्ज करेंगे तो वो किसी की बेस पे मर्ज होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास की है कॉर के मॉडल्स। इन मॉडल्स को, कि फोर्ड का मॉडल है, इधर एक गैरेज में फोर्ड का मॉडल है, दूसरे गैरेज में फोर्ड के मॉडल्स हैं, इसका कलर और प्राइस कोड डिफरेंट है, दूसरे का कलर और प्राइस कोड डिफरेंट, लेकिन हम उनको मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज इस तरह से होंगे जैसे ये दो डेटा फ्रेम्स हैं और मर्ज फंक्शन के साथ मर्ज होंगे। किसको मर्ज करना है? कार्स 1 और कार्स 2 को मर्ज करना है। और की क्या है? की है कार्स, कि कार्स की बेसिस के ऊपर ये इन दो डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर दे आपस में।
और जब हम इसको मर्ज करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि ये की है, चारों मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं और एक्स गैरेज के अंदर उनकी कलर्स और प्राइस कोड ये हैं और वाई गैरेज के अंदर उनके कलर्स और प्राइस कोड ये हैं। तो ये इस तरह से मर्ज कर देगा। मर्ज और कंकैटिनेशन में डिफरेंस देखिए कि मैं इसी डेटा, इन्हीं दो डेटा फ्रेम्स को, कार्स के डेटा फ्रेम्स को अपेंड करूंगा एक दूसरे के साथ, तो ये कंकैटिनेशन होगी। ये कंकैटिनेशन हो रही है। ये क्या है? ये कंकैटिनेशन है कि एक गैरेज है और उसमें ये वैल्यूज हैं कलर्स की, प्राइसेस की, उन कार्स की, और ये दूसरी वैल्यूज है और यहाँ पे ये मर्जिंग है। ये है डिफरेंस मर्ज और कंकैटिनेशन के अंदर। होपफुली कि ये इससे क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा ये थर्ड इसकी जो है वो है जॉइनिंग, कि दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स को आप ज्वाइन कैसे कर रहे हैं। जॉइन में आप देखिए कि मैंने ये दो डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए, एक लेफ्ट के नाम से और एक राइट के नाम से, और इनको आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जो लोग फेमिलियर हैं एसक्यूएल से, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से, तो उनके लिए ये ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगा। एसक्यूएल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अक्सर अपनी क्यूरीज में मर्ज और ज्वाइनिंग करते रहते हैं, और ज्वाइन के अंदर भी वो आउटर ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये डिफरेंट टाइप्स में वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये आसान होगा। बहरहाल इसमें आप देखिए कि ये एक डेटा फ्रेम है जिसमें एक ये लिस्ट है ए की और एक ये लिस्ट है बी की, और इंडेक्स है मेरे पास, जो मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई किए हैं की के साथ, की 0 1 2, और एक ये दूसरा डेटा फ्रेम है राइट का। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन में आप देखिए कि लेफ्ट डेटा फ्रेम की शेप ये है, ये की है, उनके इंडेक्सेस जो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। अगर आप ये की इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो 0 1 2 3 ले लेगा। दैट्स वेरी सिंपल। इसको बेशक रिमूव कर दें तो ये 0 1 2 3 डिफॉल्ट में इंडेक्स ले लेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। K0 K1 K2, और यहाँ पे आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया इस दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर K0 K2 K3। अब यहाँ पे K3 ऐड हो गया, दूसरे डेटा फ्रेम में K3 है, लेफ्ट वाले में K3 अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट वाले में K1 अवेलेबल है लेकिन राइट वाले में K1 अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब ये दो डेटा फ्रेम्स हैं जिनकी डिफरेंट कीज हैं। कुछ कीज आपस में ओवरलैपिंग है, मैच कर रही हैं, कुछ कीज ओवरलैपिंग नहीं है, और वैल्यूज तो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। कॉलम्स दोनों के डिफरेंट हैं, एक का कॉलम ए बी है, दूसरे के कॉलम सी और डी है। अब हम इनको ज्वाइन करें, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है ज्वाइनिंग के लिए, वो कुछ कीज की बेसिस पे है, और वो भी कुछ कीज मैच कर रही हैं और कुछ कीज जो है वो मैच नहीं कर रही। कॉलम्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो ये दो डेटा फ्रेम्स हैं। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इनको इनको कंकैटिनेट नहीं किया जा सकता, कॉलम्स ही डिफरेंट है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए एक तो सिंपल मेथड है, लेफ्ट को राइट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं या राइट को लेफ्ट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट कॉलम जो है, लेफ्ट डेटा फ्रेम जो है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं जब राइट के साथ, तो आप देखिए कि लेफ्ट कॉलम में ये तीन कीज थी, K0 K1 K2, K0 K1 K2, और कॉलम उसने चारों ले लिए, लेफ्ट वाले का भी दो कॉलम और राइट वाले के भी दो कॉलम। लेकिन राइट वाले में जो रो K3 थी वो उसने स्किप कर दी। ठीक है, क्योंकि की जो है या इंडेक्स जो है वो लेफ्ट का यूज होगा, कॉलम सारे आ जाएंगे लेकिन इंडेक्स लेफ्ट का यूज होगा। तो इस लेफ्ट के इंडेक्स के थ्रू आप देखिए कि आपके पास K3 उसने रिमूव कर दिया, K0 K1 K2 सिंपल जो इंडेक्सिंग है लेफ्ट वाले फ्रेम की, वही इंडेक्सिंग उसने एज इट इज रखी है। अब K1 राइट वाले में अवेलेबल नहीं था, तो राइट वाले की जो K1 की जो कॉलम्स की वैल्यूज हैं वो उसने नल कर दी। ठीक है, क्योंकि वो उधर अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अगर हम राइट को ज्वाइन करते हैं लेफ्ट के साथ, ऑन द अदर वे अराउंड, तो देखिए कि उसने राइट के तीनों
इंडेक्स लिए K0, K2, K3। K3 लेफ्ट वाले में अवेलेबल नहीं था, तो उसकी जो ए बी जो कॉलम की वैल्यूज हैं वो उसने नल कर दी, और K1 कॉलम जो रो है इंडेक्स है वो राइट वाले में था ही नहीं, तो K1 को वैसे ही उसने उड़ा दिया उसमें से। तो ये है सिंपल जॉइन। अगर आप ये सारी वैल्यूज लेना चाहते हैं, आप कोई वैल्यू मिस नहीं करना चाहते, तो आप फिर आउटर जॉइन या इनर जॉइन करेंगे। आउटर जॉइन क्या है देखते हैं। आउटर जॉइन में आप देखिए वही कॉलम्स हैं, वही वही दोनों डेटा फ्रेम्स हैं। वो क्या करेगा कि सारी कीज इकट्ठी कर लेगा, K0, K1, K2, K0, K2, K3, ये सारी कीज को इकट्ठा कर लिया। K0, K1, K2, K3 सारी कीज इकट्ठी हो गई। K1 की जो वैल्यू है वो राइट वाले डेटा फ्रेम में नहीं थी, तो उसको नल कर दिया, और K3 की वैल्यू जो है वो लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में नहीं थी, तो उसको नल कर दिया। और आउटर, इसको कहते हैं आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के लिए आप इसी जॉइन फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन साथ में हाउ के पैरामीटर में आप ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि इनको जॉइन करना है आउटर। इसको आउटर जॉइन कहते हैं। इसको रन करेंगे तो आप ये देखिए कि उसी तरीके से उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया और ज्वाइन कर दिया दोनों फ्रेम्स को। अब दोनों फ्रेम्स में कोई भी वैल्यू मिस नहीं हुई, सिवाय इसके कि जिन कॉलम्स में और वो की वैल्यू अवेलेबल नहीं थी उसको उसने नल कर दिया। इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन बेसिकली उसका कह लें कि एक कंबाइन है, या उसको कह लें कि जिसमें कोई नल वैल्यू ना हो, सारी वो वैल्यूज के जो अवेलेबल हो, यानी इनरली जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं सिर्फ उनको ज्वाइन करेगा, यानी जो जो की के ऊपर मैचिंग कर रही हैं, और जो की के ऊपर मैचिंग नहीं कर रही उनको वो स्किप कर देगा। कैसे? वही दोनों डेटा फ्रेम्स हैं, और इसमें कॉमन जो है वो एक तो K0 है और एक K2 है, जो ये कॉमन है। ठीक है, K1 इसमें है, लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, और K3 राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। तो सिर्फ कॉमन जो इंडेक्सेस हैं वो K0 है और K2 है, वो ये कॉमन है। तो वो इन कॉमन इंडेक्सेस को ही उठाएगा, किसी दूसरे इंडेक्स को वो नहीं उठाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए कि इन दोनों के जो कॉमन इंडेक्सेस हैं दोनों डेटा फ्रेम्स के, सिर्फ उसने वो उठाए हैं, और उसके अलावा उसने कोई डेटा फ्रेम का जो वैल्यूज हैं, ना इंडेक्स उठाया है और ना ही वैल्यूज उठाई हैं और ना ही किसी को नल किया। तो ये इस तरह से आप ये ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दिस कंप्लीट्स पाइथन बूट कैंप टुडे। और हमारे पास अभी कुछ टाइम है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सजेशन फॉर फ्यूचर, आप प्लीज़ वो दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके बेशक, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। और ये लाजमी कीजिएगा कि इसकी जो वीडियोस हैं ये चैट बॉक्स में ऊपर आप देखिए कि यूट्यूब के चैनल का लिंक आपको दिया है कि जिस चैनल के अंदर ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, आज की वीडियो भी अपलोड कर देंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी हमारे टेक्निकल सेशंस होंगे वो सारे के सारे सेशंस इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और ये वीडियोस और ये गूगल ड्राइव का लिंक भी मैंने दिया है, जो इस नोटबुक का जहाँ पे ये सारा कोड पड़ा हुआ है, तो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। So if you have any question, please ask. Otherwise, we'll just close the session today. Thank you very much, Hassan bhai. This was interesting and it's very helpful. मैंने जो है वो ये कुछ लिंक्स शेयर किए हैं इस जूम चैट के ऊपर, जिसमें जो है वो फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स हैं। इफ एनीवन वांट्स टू गेट आवर प्रीवियस सेशंस इंफॉर्मेशन, मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ, या ये वाला जो है इसको हम पोस्ट कर देंगे चैनल के ऊपर। एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड।